हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से करीब 2500 साल पहले यूनान के एक फिलोसोफर सुकरात ने एक बात कही थी, देयर इज ओनली वन गुड, नॉलेज, एंड वन एविल, इग्नोरेंस। इसका मतलब है दोस्तों, इस पूरी दुनिया में केवल मात्र एक चीज अच्छी है, वो है ज्ञान, और केवल एक चीज बुरी है, वो है अज्ञानता। तो दोस्तों, जब हमें पता है कि अज्ञानता एक बुरा मार्ग है, तो हम उस मार्ग पे क्यों चलें? क्यों ना हम ज्ञान के मार्ग पे चलें, अपना विकास करें, अपने समाज का विकास करें और अंत में इस देश का विकास करें। और वैसे भी भारत को विश्व गुरु माना जाता है, वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया जाता है भारत के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी ज्ञान के मार्ग पे चलें और हमारा और हमारे इस चैनल का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि आप सभी का अंधकार खत्म हो, आप सभी कुछ जानें, उसके साथ साथ अपना विकास करें, अपने समाज का विकास करें और इस देश के विकास में एक सक्रिय नागरिक की भूमिका निभाएं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक कोट रोज इसलिए बता देता हूं ताकि जब आप मेंस लिखेंगे तो इन कोट्स का बहुत इंपॉर्टेंस होगा और इन कोट्स का उपयोग आप जीएस में और एसए में आसानी से कर सकते हैं और इन सब कोट्स का प्रयोग करने से आपके मेंस के नंबर अच्छे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम ज्योग्राफी का अध्ययन दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका हमारा मैप का होगा। पहला भाग हमारा मैप का होगा। मैप के अंतर्गत जो है, हम इस समय इसकी क्लासेस कंटिन्यू हैं। इसकी 2 क्लास अपलोड हो चुकी है। जिन साथियों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने बताया था कि दूसरा तरीका हमारा थ्योरी का होगा। थ्योरी के अंतर्गत हम जियोग्राफी का अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसमें हम टोपोग्राफी का अध्ययन करेंगे। उसके बाद जियोलॉजी और फिर एस्ट्रोनॉमी। तो फ्रेंड्स, आज से हम थ्योरी की भी क्लास शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दोनों चीज आप मैप और थ्योरी दोनों पढ़ते रहेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से मतलब ज्यादा आसानी से चीजों को आप समझ सकेंगे। तो आइए हम आज से थ्योरी की क्लास शुरू करते हैं और आज से हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी को। एस्ट्रोनॉमी फ्रेंड्स, एस्ट्रोनॉमी को ही हम अंतरिक्ष विज्ञान कहते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान, और इसी को हम खगोल विज्ञान कहते हैं। जब कभी भी हम गर्मियों में अपनी छत पे सोते हैं या फिर बाहर सोते हैं तो सर उठा के जब हम देखते हैं तो हमको आकाश में असंख्य तारे नजर आते हैं। उनमें से कोई तारा आपको बहुत चमकता नजर आएगा, कोई तारा आपको धुंधला नजर आएगा, कुछ तारे टूट के आग की तरफ गिरते हुए नजर आएंगे और कुछ छोटे छोटे तारों का एक आपको समूह दिखाई देगा। तो इन सभी का अध्ययन हम एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, बेल्जियम के एक ईसाई पादरी थे, जॉर्ज लेमेत्रे। इन्होंने बताया था कि पूरा ब्रह्मांड पहले एक पिंड में समाहित था। उस पिंड में विस्फोट होने के कारण वो पिंड पूरी तरह से छिटक के फैल गया
और उसी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिसको कि हम महाविस्फोट भी कहते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए, पूरा ब्रह्मांड पहले इस तरह से एक गोले के समान था। इसमें जो है अचानक से विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने के बाद इसमें ऐसे छोटे 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 तारे, असंख्य तारे इस तरह से इसमें बन गए। इसमें कुछ तारे बन गए, कुछ उपग्रह बन गए, और उसके बाद कुछ आकाश गंगाएं भी बनी। तो ये पूरा भाग जो है इस तरह से छिटक गया, इसी को हम पूरा ब्रह्मांड कहते हैं। इसमें आपका तारे आ जाते हैं, ग्रह आ जाते हैं, उपग्रह आ जाते हैं, उसके बाद आपकी आकाश गंगा आ जाती है, उसके बाद क्लस्टर आ जाता है। तो ये सभी चीजें मिलके पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो आइए हम एक एक के बारे में जानते हैं। जॉर्ज लेमेंटेरे ने जो सिद्धांत दिया उसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आप केवल समझ लीजिए इसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, और इसी को महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहते हैं। महाविस्फोट, इसी को महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं तारे से। स्टार, स्टार, स्टार मतलब तारा। दोस्तों, तारा वह खगोलीय पिंड होता है जिसके पास अपना हीट हो और अपना लाइट हो। बस केवल दो कंडीशन है। जिसके पास अपनी हीट हो और अपनी लाइट हो उसको हम तारा कहते हैं, जिसके पास ताप और प्रकाश हो। जैसे कि हमारा सूर्य, सूर्य एक तारा है। फ्रेंड्स, आपके मन में एक क्वेश्चन ये उठेगा कि चंद्रमा भी तो चमकता है, चंद्रमा भी हमें चमकते हुए दिखाई देता है, उसके पास भी तो लाइट है, लेकिन उसको हम तारा नहीं कहते हैं, उसको हम पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहां पे समझिए, जैसे ये मान लीजिए सूर्य है हमारा, ये हमारा सूर्य है, और ये हमारी पृथ्वी है, और ये चंद्रमा इसका चक्कर लगा रहा है, और पृथ्वी भी इसका चक्कर लगाती है ऐसे। तो सूर्य का ही प्रकाश जो है इस चंद्रमा पे पड़ता है, जो कि रिफ्लेक्ट होके हमारी धरती मतलब पृथ्वी पर आता है, जो कि हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। और इसी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर भी पड़ता है। अगर हम चंद्रमा पे खड़े होते तब भी हमें पृथ्वी जो है चमकती हुई दिखाई देती। तो पृथ्वी और चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। इवन सौर मंडल के जितने ग्रह हैं, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, इसको हम आगे बताएंगे। सौर मंडल के जितने ग्रह हैं, सारे ग्रहों पे प्रकाश जो है सूर्य के कारण ही होता है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो हमने आपको बताया कि तारा वह खगोलीय पिंड है जिसके पास अपना हीट होता है और अपना लाइट होता है, उसको हम तारा कहते हैं, जैसे कि हमारा सूर्य एक तारा है। आइए हम जानते हैं तारों का निर्माण कैसे होता है। आइए हम देखते हैं तारों का निर्माण कैसे होता है। तारों का जीवन चक्र। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। तो फ्रेंड्स, पूरे ब्रह्मांड में गैसों का एक समूह है। ब्रह्मांड में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। तो गैसें ब्रह्मांड में जब इस तरह से होते हैं, पूरे ब्रह्मांड में ये गैसों का समूह है।
इन गैसों में भी अपना गुरुत्व होता है। पूरे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल हर जगह पाया जाता है, तो इन गैसों में भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ये जब इनको हम विरल गैसें कहते हैं, रेयर गैस। ये गैसें जब गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में संघनित होने लगते हैं, जैसे ये गैसों का समूह है, गैसों के बादल हैं, तो जब ये इस तरह से संघनित हो जाते हैं पूरी तरह से, इस तरह से मान लीजिए गैस जो है संघनित हो गए, तो इनको हम निहारिका कहते हैं, निहारिका या नेबुला। और जब ये गैसें संघनित हो जाती हैं तो इनमें हीट उत्पन्न होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके समझाऊं, अगर हम किसी छोटे स्थान पे अकेले हैं तो हमको वहां गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन अगर उसी स्थान पे 10 लोग आ जाएं तो आप उस स्थान का टेम्परेचर बढ़ जाता है और सबको गर्मी लगने लगती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से गुरुत्वाकर्षण के कारण जब ये गैसें आपस में संघनित हो जाते हैं तो इनमें हीट उत्पन्न हो जाता है, और हीट उत्पन्न होने के कारण ये इसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है और ये जलने लगता है, और यही जो है एक तारा बन जाता है। जब इसमें हीट उत्पन्न हो जाती है, हीट उत्पन्न होने के कारण ये जलने लगता है, और जलने के बाद ये ऊर्जा उत्पन्न करता है और प्रकाश उत्पन्न करता है, तो यही एक तारा बन जाता है। फ्रेंड्स, इस तारे में जो है ऊर्जा, इस तारे में हाइड्रोजन गैस होता है। हाइड्रोजन गैस जो है वो हीलियम में बदलता है, तब हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हाइड्रोजन गैस को हम तारे का ईंधन भी कहते हैं, तारे का ईंधन। और ये हाइड्रोजन जो है वो प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है, प्लाज्मा अवस्था। हम जानते हैं कि किसी भी द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, किसी भी द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे ये द्रव्य है, मान लीजिए द्रव्य, मैटर, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है गैस, एक होता है सॉलिड, और एक होता है लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड के बीच की अवस्था को ही हम प्लाज्मा कहते हैं। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण दें, जैसे आपने शहद देखा होगा, शहद इसका उदाहरण हो जाता है, और उसके बाद जो जेली हमारी बनती है, जेली इसका उदाहरण हो जाता है, और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। तो आप समझ गए होंगे, किसी भी तारे में हाइड्रोजन जो है वो प्लाज्मा के रूप में रहता है, जो कि तारे का ईंधन होता है, और हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलता है। इसको ही हम नाभिकीय संलयन कहते हैं, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम में भी नाभिकीय संलयन की ही क्रिया होती है। जब ये हाइड्रोजन हीलियम में टूटता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है, एनर्जी एंड लाइट। तो फ्रेंड्स, आप यहां तक समझ गए होंगे। उसके बाद तारे की जब ऊर्जा समाप्त होने लगती है, उसका ईंधन जब समाप्त होने लगता है, जैसे कि किसी भी तारे में जब 85 से 90% तक ईंधन बचता है, ईंधन मतलब हाइड्रोजन बचता है, तो ये तारा जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इस तारे की अपेक्षा ये तारा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और ये लाल दानव बन जाता है, लाल दानव। इसी लाल दानव को अंग्रेजी में कहा जाता है रेड जायंट्स स्टार। लाल दानव बनने के बाद ये तारा जो है 2 प्रकार की प्रक्रिया से गुजरेगा। पहली प्रक्रिया तब होगी
जब ये तारा अगर सूर्य से छोटा होगा, ये लाल दानों का तारा अगर सूर्य से छोटा होगा, तो इसमें पहली प्रकार की प्रक्रिया होगी जिसके तहत इस तारे में जब 95% ईंधन बचेगा, हाइड्रोजन बचेगा, तो इसकी प्रकाश जो है, इसकी चमक कम हो जाती है और इसको कहते हैं श्वेत वामन, व्हाइट डॉर्फ स्टार। और फिर जब इसमें ईंधन पूरी तरह से खत्म हो जाता है, 100% जब हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, तो ये अपना प्रकाश खो के पूरे ब्रह्मांड में फिर भटकते रहते हैं और ये पूरी तरह से फिर मृत हो जाते हैं। इसको कहा जाता है काला वामन, जिसको अंग्रेजी में ब्लैक डॉर्फ कहते हैं, ब्लैक डॉर्फ। और दूसरी प्रकार की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया तब होगी जब ये लाल दानव तारा सूर्य से बड़ा होगा। सूर्य से जब बड़ा होगा तब दूसरे प्रकार की क्रिया होगी और इसमें ये तारा जो है एक अभिनव तारा बन जाता है, बड़ा हो जाता है और ये अभिनव तारा बन जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सुपरनोवा। और फिर इस तारे में विस्फोट हो जाता है और विस्फोट होने के बाद इन तारों से 4 प्रकार के स्टार बनते हैं। पहला आपका बनता है न्यूट्रॉन तारा। उसके बाद फिर बनते हैं पल्सर, उसके बाद फिर होता है क्वेसर और फिर आपका ब्लैक होल बनता है, ब्लैक होल। तो अब तक हमने ये देखा मित्रों कि पूरे ब्रह्मांड में गैस स्थित है, पूरे ब्रह्मांड में हमारे गैस हैं। उन गैसों को हम विरल गैस कहते हैं, चूंकि इन गैसों में ग्रेविटी होती है जिसके कारण ये संगठित होने लगते हैं और संगठित होने के फलस्वरूप इसमें जो है एनर्जी उत्पन्न होती है और इसे गैसों का बादल कहते हैं, गैसों का बादल, और इसको ही निहारिका कहते हैं। तो इस निहारिका में जब हीट उत्पन्न होता है तो हीट उत्पन्न होने के कारण ये जलने लगता है, जिससे कि एनर्जी पैदा होती है और ये तारे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और एक तारे का जीवन काल कई 100 अरब होता है। जैसे कि हमारे सूर्य का जो उम्र है, सूर्य अब तक जो है करीब 5 अरब साल जी चुका है, 5 अरब साल, और ये आगे भी आज से 5 अरब साल ये जिंदा रहेगा। 5 अरब साल बाद ये जो है पूरी तरह से फिर व्हाइट डॉर्फ बनेगा, उसके बाद ब्लैक डॉर्फ बनेगा, उसके बाद फिर ब्रह्मांड में भटकता रहेगा। या तो चूंकि ये सूर्य है, या तो ये अभिनव तारा भी बन सकता है, सुपरनोवा भी बन सकता है और व्हाइट डॉर्फ भी बन सकता है। तो जब तारे में जब ऊर्जा समाप्त होने लगती है, उसका ईंधन समाप्त होने लगता है, तब ये लाल दानों में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम रेड गेंट्स कहते हैं। और फिर जब लाल दानों जो है वो थोड़ा सा आकृति में बड़ा हो जाता है। इस लाल दानों से फिर 2 प्रकार की प्रक्रिया होती हैं। पहली प्रक्रिया तब होगी अगर ये तारा सूर्य से छोटा है, तो ये फिर श्वेत वामन बनेगा और फिर अंत में काला वामन बनेगा। और अगर ये लाल दानव सूर्य से बड़ा है तो ये अभिनव तारा बनेगा, जिसको हम सुपरनोवा कहते हैं। और फिर सुपरनोवा में विस्फोट हो जाएगा, विस्फोट होने के बाद ये न्यूट्रॉन तारा बनेगा, या फिर पल्सर तारा बनेगा, या क्वेसर तारा बनेगा, या फिर ब्लैक होल बन जाएगा। तो आइए अब हम समझते हैं न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल क्या है। इतना आप समझ गए होंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं।
हमने ये देखा कि सुपरनोवा में जब विस्फोट होता है तो सुपरनोवा में विस्फोट के फलस्वरूप न्यूट्रॉन तारा बनता है। न्यूट्रॉन वह तारा होता है, इस तारे में कोई भी चार्ज नहीं होता है, जैसे कि इसमें पॉजिटिव या निगेटिव किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। और ये जो है सुपरनोवा में विस्फोट होने के बाद ये सबसे बड़ा तारा होता है, सबसे बड़ा होता है ये। उसके बाद क्वेसर और पल्सर, क्वेसर और पल्सर ये जो है छोटे छोटे तारों के समूह होते हैं। जब विस्फोट होने के बाद अगर तारे छोटे छोटे बन जाए तो वो क्वेसर और पल्सर कहलाते हैं। ये तारे पूरे अंतरिक्ष में बहुत तेज गति से चक्कर लगाते हैं, तो ये जो है बहुत तेजी से चक्कर लगाने वाले तारे होते हैं। उसके बाद ब्लैक होल, ब्लैक होल जो है जब विस्फोट के बाद जब तारे सिमट जाते हैं, जैसे ये मान लीजिए विस्फोट हो गया और ये सिमट के जो है छोटा बन जाए, ये ब्लैक होल छोटी आकृति का होता है। मतलब इससे न्यूट्रॉन, क्वेसर और पल्सर छोटा होता है, लेकिन वास्तव में तो बहुत बड़ा होता है। और फिर जब ये छोटा हो जाता है तो इसका घनत्व बढ़ जाता है, और जब घनत्व बढ़ जाता है तो इसका द्रव्यमान भी बढ़ जाता है। जब भी किसी वस्तु का घनत्व बढ़ेगा तो उसका द्रव्यमान अपने आप बढ़ जाएगा, ये फिजिक्स का नियम है। तो उसके बाद जैसे ब्लैक होल जो है उसका घनत्व इतना ज्यादा होता है कि अगर हम एक चम्मच ब्लैक होल की एक चम्मच मिट्टी को उठाएं, एक चम्मच मिट्टी, तो वो करीब 10 से 15 हाथियों के भार के बराबर होता है। पृथ्वी पे वो 10 से 15 हाथियों के भार के बराबर होता है एक ब्लैक होल के एक चम्मच की मिट्टी। तो हमने ये समझ लिया पूरा जो है आपका तारों का जन्म कैसे होता है। इसके बाद आइए हम देखते हैं आगे। आगे हम देखते हैं कि आकाशगंगा क्या होती है। आकाशगंगा, आकाशगंगा जो है 100 अरब तारों से ज्यादा का समूह जो है वो आकाशगंगा कहलाती है। मतलब एक आकाशगंगा में 100 अरब से भी ज्यादा तारे होते हैं, और पूरे ब्रह्मांड में करीब 100 अरब से ज्यादा आकाशगंगाएं हैं। 100 अरब आकाशगंगा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना विशाल ये ब्रह्मांड है। एक आकाशगंगा में, जैसे ये आकाशगंगा है, एक आकाशगंगा में 100 अरब से ज्यादा सूर्य जैसे तारे होते हैं। सूर्य से कई गुना बड़े तारे होते हैं। ये मान लीजिए हमारी आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे, मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है, जिसमें हमारा सूर्य है, हमारा सौर मंडल है। तो इस मिल्की वे आकाशगंगा के इस किनारे पे हमारा सूर्य स्थित है। ये हमारा सूर्य है, और सूर्य से नजदीक ही एक तारा है जिसको हम प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है। अगर जैसे मैं ये कहूं कि पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा, तो वो आपका सूर्य हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सूर्य का सबसे नजदीक तारा, सूर्य से सबसे नजदीक, तो वो आपका हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। और इसी आकाशगंगा में एक तारा है जिसको हम साइरस कहते हैं। साइरस, ये सबसे तेजी से चमकने वाला तारा है, साइरस तारा। और इसी सूर्य में ही हमारा पूरा सौरमंडल स्थित है, जिसमें कि हमारी पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, बृहस्पति, अरुण, वरुण, सब सारे ग्रह इसी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसको हम सौरमंडल बाद में देखेंगे। तो ये हमने देखा आकाशगंगा को। इस आकाशगंगा के सबसे नजदीक जो, मतलब हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक जो आकाशगंगा है,
उसको हम कहते हैं एंड्रोमेडा। जैसे ये मान लीजिए एंड्रोमेडा है, हमारी मिल्की वे के सबसे पास में जो ये हमारा मिल्की वे है, और इसके पास में जो आकाशगंगा है उसको हम कहते हैं एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, हिंदी में इसको देवयानी कहते हैं, देवयानी। और जब कभी भी 3 आकाशगंगाएं मिल जाएं, 3 आकाशगंगा, ये भी मान लीजिए एक आकाशगंगा है, तो इस 3 आकाशगंगाओं के समूह को हम क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर, इसको हम क्लस्टर कहते हैं। तो इसके आगे की क्लास को कल देखते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी हमें मैसेज करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके व्यू हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका कोई सुझाव भी हो तो वो भी हमको जरूर बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।